दिल्ली दंगे से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि हिंसा की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने 2 एसआईटी टीम्स बना दी हैं। एसआईटी की दोनों टीमें दंगों से जुड़े तमाम केसों की जांच करेंगी। एक एसआईटी में 4 एसीपी, 12 इंस्पेक्टर और 16 सब इंस्पेक्टर्स और 12 हेड कांस्टेबल्स होंगे। तो वहीं दंगे में मरने वालों का आंकड़ा आपको बता दें जो बढ़कर 38 तक पहुंच गया है। इस अपडेट के साथ आपको ये भी समझना जरूरी है कि आखिर 38 मौत में मरने वाले लोग कौन हैं। साथ ही आपको ये जानना भी जरूरी है कि क्यों दंगे का कोई मजहब नहीं होता। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसी दरिंदगी हुई जिसे देखकर कलेजा कांप उठेगा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जगह जगह बर्बादी के निशान मौजूद हैं। बर्बादी के इस मंजर से कहीं ज्यादा डरा देने वाला, हिला देने वाला है मौत का आंकड़ा। हथियार से किया 3 लोगों को जिंदा जला दिया। यह 35 साल के दिनेश की तस्वीर है। दिनेश प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। 25 फरवरी की शाम 4 बजे वो शिव विहार की पुलिया से गुजर रहे थे, तभी दंगाइयों ने इन्हें सिर में गोली मार दी। इन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, पर अफसोस दिनेश बच नहीं सके। उधर दंगा हो रहा था 25 तारीख को, तो 25 तारीख को पथराव वगैरह हो रहा था, उधर से गुजर रहा था और किसी ने उसको गोली मार दी मुस्ताबाद से। वो रात भर इलाज में था मैं, तो कल यहाँ पे उसकी मृत्यु घोषित कर दी। जिस तरह गोली मारकर दंगाइयों ने दिनेश की हत्या की, उसी तरह 22 साल के शाहिद अलवी का भी कत्ल किया गया। 23 फरवरी की शाम 4 बजे जब पूरी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगे की आग में जल रही थी, तब शाहिद अपने ऑटो से घर लौट रहे थे। इसी दौरान उन्हें दंगाइयों ने गोली मार दी। 3:30 से 4 बजे का टाइम था। वो ऑटो चला के आ रहा था मैडम, तो ये पता नहीं किसने उसमें गोली मारी है। हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में जब था वो, तो 6 बजे करीब पता लगा, तो हम उसे इधर जीटीबी लाए, इधर मृत्यु घोषित कर दिया। ब्रिजपुरी इलाके के रहने वाले 51 साल की विनोद के साथ तो उससे भी बुरा हुआ। 24 फरवरी की रात 10:30 बजे विनोद अपने बेटे के साथ मेडिकल स्टोर से दवाई लेने जा रहे थे, तभी दंगाइयों ने उनकी जान ली। तो वो सामने की तरफ से जो है अपनी बाइक पर निकले, यही उनकी बाइक है जो जली हुई है। सामने की तरफ वो निकले और उसके बाद ये जो रोड सीधा बाहर की तरफ जा रही है, यहां पर उनकी बाइक को जैसे वो यहां पर पहुंचे, सामने की तरफ से उनका ये कहना है कि बड़े बड़े पत्थर आकर लगे, जिसमें उनके पिता जो हैं विनोद, उनके बहुत तेज सिर पर पत्थर लगा, वो सीधा सड़क पर गिर गए और उसके बाद उनके बेटे के ऊपर भी काफी ज्यादा पथराव किया गया। मोनू और उनके पिता विनोद जो कि यहाँ पर बेहोश पड़े हुए थे, उनके ऊपर पथराव किया जा चुका था, उनके ऊपर काफी ज्यादा डंडों से हमला किया गया। पूरी घटना के अंदर विनोद नाम के जो बुजुर्ग शख्स थे उनकी मौत हो गई, जबकि उनके बेटे के सिर पे काफी ज्यादा चोट है, काफी ज्यादा टाके आए हैं। सोचने समझने का कुछ हो ही नहीं पाया कि मैं समझ पाता सामने कुछ हमला होगा हमारे ऊपर। अचानक से मेरे ऊपर ईंटा का लगी, मैं गिर गया, उस बीच में उन्होंने पथराव कर दिया, फिर डंडे से मारा गया हमें। ये 45 साल के वीरभान की तस्वीर है। वीरभान 25 फरवरी को अपनी दुकान से मौजपुर स्थित अपने घर जा रहे थे, तभी उनके रास्ते में दंगाइयों की टोली आ गई। किसी हैवान ने उन्हें गोली मार दी। शॉप से घर जा रहे थे, तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे किसी दंगाइयों ने पीछे से गोली मार दी। हमको तकरीबन शाम को 6 बजे मालूम पड़ी, जब किसी ने फोन किया कैसे से उसकी गोली लग गई है उसके और वो खत्म हो गया है और हॉस्पिटल ले गए उसको, तो हम सब लोग भाग के यहाँ आए। कत्ल की हर कहानी हिलाने वाली है। जिस बेरहमी से लोगों को मारा गया, वो इस बात की तस्दीक करती है कि 23, 24 और 25 फरवरी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कातिल ब्रिगेड ने बर्बरता की सभी सीमाएं तोड़ दी। 3 दिन तक दिल्ली में जो कुछ हुआ वो बहुत ही हैरान और परेशान करने वाला हुआ। दंगाइयों ने किसी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, तो किसी को जला दिया, किसी को पत्थर मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। दिल्ली दंगे में जितने भी लोगों की जान गई, उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जिन्हें दंगाइयों ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा। किसी के सिर में गोली दागी गई, किसी के सीने में, तो किसी के पीठ में।
22 साल का अशफाक काम पर गया था, लेकिन जिंदा घर नहीं लौट पाया। दंगे के वक्त अशफाक कातिल भीड़ के हाथ लग गया। उसके बाद वही हुआ जिसका डर था। दंगाइयों ने उसके सीने में कई गोलियां दाग दी और इस तरह अशफाक की मौत हो गई। पहले दूसरी बार शायद उनने काम पकड़ा था, अभी फिटिंग चल रही थी किसी घर में, तो वो सुबह गया था और पापा ने बोली थी कि कहीं जाना मत इधर उधर, क्योंकि इस टाइम ऐसे दंगे फसाद चल रहे। वो कह रहा नहीं पापा मुझे काम पे जाना, काम से वापस आना, मुझे क्या मतलब किसी। वो अपने काम पे गया, लेकिन शाम को काम से वापस नहीं आ पाया। ये 22 साल के राहुल ठाकुर की तस्वीर है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ब्रिजपुरी में राहुल अपने घर के बाहर ही थे, तभी पिस्टल से लैस हत्यारों ने उनके सीने में गोली दाग दी। गोली उसके हार्ट के नीचे लगी थी और डॉक्टर्स ने जो बताया, उन्होंने बताया कि कोई पाइप है वहाँ पे लगी है या फिर जहाँ से ब्लड सर्कुलेट होता है हार्ट में वहाँ पे लगी, जिसकी वजह से हार्ट की पंपिंग बंद हो गई है एंड ही एक्सपायर्ड। 22 साल उसकी उम्र थी और एसएससी के एग्ज़ाम के 2 टायर्स वो क्लियर कर चुका था। 3rd टायर का उसका रिजल्ट आना था और जो फेब के एंड या मार्च की स्टार्टिंग में आना था। दंगाइयों ने जिस हैवानियत के साथ राहुल ठाकुर का कत्ल किया, उसी हैवानियत के साथ एक जूनियर इंजीनियर को भी मार डाला। 26 साल के राहुल घर के पास दुकान से दूध खरीदने गए थे, तभी दंगे की चपेट में आ गए। किसी ने उन्हें गोली मार दी। मैं चाय के लिए दूध लेने गया था पाल डेयरी से बिहार की पुलिया के पास, और वहाँ जब दूध लेने गली में घुसा तो पल्लंग दंगाई रूल पड़े गली में, उन्होंने उसके गोली मार दी और गोली मार दी तो वो घायल हो गया था। मैं थोड़ी देर बाद पता लगा कि आपके बेटे को चोट लग गई है। पड़ोसी ने बताया थोड़ी दूर पे 100-150 मीटर की दूरी पे है, बस ज़्यादा दूरी नहीं है। हम डूबे घंटों ढूंढते ढूंढा, मेरे को नहीं मिला। मेरा छोटा बेटा और लोग हॉस्पिटल लेके नर्सिंग होम में लेके गए, लेकिन 4 नर्सिंग होम वालों ने लेने से इनकार कर दिया। अगर समय से उसको तत्काल ट्रीटमेंट मिलता तो इस तरह की घटना नहीं होती, हमारा बेटा सुरक्षित होता है। शानबाग इलाके में दंगाइयों ने आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को जिस बेरहमी से मारा, वो हर किसी को परेशान कर देगा। कातिल भीड़ ने अंकित शर्मा को पीट कर मार डाला, फिर उनके शव को नाले में फेंक दिया। ये चांदबाग का वो नाला है। एक और वीडियो निकलकर सामने आया है जिसमें दूर से एक छत से वीडियो बनाया गया है और ये दावा किया जा रहा है कि कुछ लड़के जो हैं इसी जगह से बॉडी को यहाँ पर इस नाले के अंदर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी जगह की जो पुष्टि है उन सूत्रों ने की है कि इन्हीं किसी छत से वो वीडियो बनाया गया है, जिस दौरान जो कुछ हमलावर थे उन्होंने बॉडी को इस नाले में यहाँ पर फेंका था। और उसके बाद अंकित के घर वालों ने ही पुलिस को इस बारे में जानकारी दी कि कुछ लोगों ने अंकित और अंकित समेत कुछ लोगों को पकड़ लिया था, जिसके बाद उन्हें मारने के बाद इस नाले के अंदर फेंक दिया गया। अंकित शर्मा की हत्या के चश्मदीद जो कुछ बता रहे हैं वो बहुत ही डराने वाला है। तो उन्हें अचानक वो थोड़ा सा समझाने लगे तो वहां से कुछ 4-5 जने थे तकरीबन, कोई गिनती नहीं थी। वैसे तो पब्लिक तो बहुत ही खड़ी थी, कोई गिनती नहीं थी, मगर 4-5 जने खड़े थे। जैसे वो समझाने को तो उसे आगे बढ़ के पकड़ के जबरदस्ती ले गए। किसको? उन्हीं को, भाई को। हाँ, अंकित शर्मा जी को। हम तो काफी इधर थे, हम तो देख रहे थे यहाँ पे पब्लिक बहुत, पूरी रोड भरा हुआ था। ऊपर भी पब्लिक वो इधर वालों को समझा रहे थे, उधर वालों को समझा रहे थे। तो उन्होंने समझाने की थोड़ी कोशिश करी उन्हें ज्यादा कि कोई दंगा फसाद ना हो, तो उन्हें बचाने के पकड़ के ले गए जबरदस्ती और वहां पे जाके फिर हमला कर दिया। कितने लोग थे जो पकड़ के ले जाते? तकरीबन 4-5 जने थे। अंकित के परिवार का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के गुर्गों ने ही अंकित शर्मा का कत्ल किया। सर मेरा भाई सुबह 8 बजे ड्यूटी गया था अपनी, सर चाणक्यपुरी में उसकी ड्यूटी थी वहाँ बापू धाम में, और सर वो वहाँ से शाम को 4 बजे घर लौटा था। और लौटने के बाद वो थोड़ा फ्रेश वगैरह हुआ, उसके बाद उसने देखा रोड पे हंगामा हो रहा है, पथराव हो रहा है इस बाहरी रोड पे। तो सर उसने फिर वहाँ जाकर देखा थोड़ा पथराव क्यों हो रहा है, क्या बात हो गई। तो सर सामने से भीड़ भागी हुई आई और फायरिंग भी हो रही थी सर सामने से। सर ताहिर हुसैन की बिल्डिंग से फायरिंग हो रही थी और सामने से बहुत फायरिंग हो रही थी। और सर फिर वहां से उन्हें कुछ बंदे, कुछ लड़के, मतलब बहुत बड़ी भीड़ आई, सर 4 लड़कों को उठा के ले गई। और सर 4 लड़कों में मेरा भाई भी था और 3 लड़के और थे। और सर उनको फिर उन्हें ताहिर हुसैन की बिल्डिंग में ले जाके बुरी तरह काटा है। और फिर उसने काट के बुरी तरह आंख, नाक, ये गर्दन सब काटी है सर, उनकी हाथ वगैरह सब काटा है उनका। सभी सर दो बॉडी मिल चुकी है अभी तक नाले में। यहाँ पे दंगाइयों ने सिर्फ अंकित को ही मारकर नाले में नहीं फेंका, बल्कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में ऐसी ही दरिंदगी को अंजाम दिया। इस नाले के अंदर एक तलाशी अभियान निकाला गया और जो पुलिस के सूत्र हैं
वो ये बता रहे हैं कि इस नाले के अंदर से एक मेल बॉडी को निकाला गया है, वो अननोन बॉडी बताई जा रही है। उसकी मौत कैसे हुई इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन पुलिस को कॉल 2 बॉडी की मिली थी। फिलहाल एक बॉडी को निकाल लिया गया है और अभी तलाशी अभियान जारी है, फोर्स यहां पर लगी हुई है। जाहिर है उन दंगाइयों का पक्का हिसाब होना चाहिए जिन्होंने दिल्ली में मौत बांटने वाली गोली चलाई, जिन्होंने जिंदगी जलाई, जिन्होंने पत्थर फेंक कर लोगों की जान ली। इस वक्त हम चौहान बांगर की गली नंबर 10 पर खड़े हैं। इस गली को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पुराना फर्नीचर, लकड़ी, लोहा, शीट इस तरह लगा के इसे सील किया गया है। इधर आप सामने जाएंगे तो ये गली नंबर 10 ब्रह्मपुरी है, एक तरफ चौहान बांगर, एक तरफ ब्रह्मपुरी है। लिखा गया है मोना बाबा मंदिर। यहाँ पर भी लोहे की शीट के साथ बैरिकेडिंग की गई है, बल्लियां और ये सब बांधे गए हैं। सर, किन हालात में आपने ये, यहाँ पीछे देखेंगे तो स्टैंड भी लगा है, किन हालात में आपने ये सब बैरिकेडिंग की है, क्या सोच रही? भैया ऐसा है कि यहाँ पे सिर्फ ऐसा कोई ज्यादा तनाव नहीं है आपस में, जो यहाँ के रहने वाले हैं उनके साथ कोई ऐसा नहीं है। जो बाहर से आने वाले हैं, जो तत्व, जो गलत तत्व है, उनको रोकने के लिए कि हमारे आपस में ऐसा कोई खराब ना करे कि भाई हमारे आपसी माहौल खराब हो जाए या हमारे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करे। मगर यहाँ पे सिर्फ उनकी अपनी सेफ्टी के लिए लगाए गए हैं, अपनी सेफ्टी के लिए सिर्फ। यहाँ पर ना कभी हमारा 1992 में झगड़ा हुआ हिंदू मुसलमानों में, ना बाबरी मस्जिद वाला कांड हुआ तब कभी झगड़ा नहीं हुआ। हम लोग मिलकर रहते हैं और आज भी अभी बैरिकेड जरूर लगाए गए हैं, लेकिन हम लोग बाहर भी उधर भी जाने, उधर वाले इधर भी आने, सिर्फ भीड़ को काबू करने के लिए। क्योंकि ये चौहान बांगर जाफराबाद के लोग नहीं आ रहे हमारे यहाँ, हमारे जो लोग आ रहे हैं आउटसाइडर बंदे ना आए जिससे कोई उत्पाद। तो इस तरह से भीड़, या कहें कि भीड़ के कंट्रोल का मैकेनिज्म है जो यहाँ लोगों ने अपनाया है। गलियां बंद कर दी गई हैं ताकि कोई अचानक बाहर से आके भीड़ अंदर ना घुस जाए। ये दोनों तरफ की गलियों की स्थिति ये है। सब सब्र का इम्तिहान दे रहे हैं, सब अपने लोगों को एक साथ इकट्ठा करके शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गलियों के बीच में बनी हुई ये दीवार जरूर पूछती है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई दिल्ली में कि इस तरह से दीवारें खड़ी हो गई जो हिंदू और मुसलमान को आपस में बांट रही हैं। जो मिलजुल कर रहना चाहिए वो अब इन टेम्परेरी दीवारों से बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। संजीव राणा के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, दिल्ली।